सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश ने आदेश प्रसारित किया है कि हम सभी शिक्षकों को शिक्षण योजना अपने अपने विषय जो आप स्कूल में अध्यापन करते हैं उनकी शिक्षण योजना हमें निर्मित करना है और रैंडमली जिले में से कुछ शिक्षकों को चयनित किया जाएगा कि वो अपने पाठ का प्रस्तुतिकरण जिला स्तर पर और उसके बाद यदि हो सके तो राज्य स्तर पर भी करने के लिए तैयार रहेंगे। तो शिक्षण योजना जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिर भी मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि गणित विषय की या विज्ञान विषय की या हिंदी विषय की जो शिक्षण योजनाएं हमें बनानी है वो राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के अनुसार हमें एक खाली रजिस्टर में 9 कॉलम खींचकर उन कॉलम के अनुसार बनानी है। जैसा कि जब हमने बीएड या डीएड पूर्ण किया था उस समय जो हम पाठ्य योजनाएं बनाते थे उसमें कई अलग से कॉलम होते थे, शिक्षक कथन, छात्र कथन और भी कई अलग से कॉलम होते थे। लेकिन यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र ने एकदम स्पष्ट किया है कि हमें 9 कॉलम्स में ही अपनी शिक्षण योजना को बनाना है। तो अभी 9 कॉलम्स मैंने छोटा सा प्रयास किया है। यहाँ पर ये बोर्ड पर ये 9 कॉलम बने हुए हैं। इन 9 कॉलम्स के अंतर्गत ही हमें अपने विषय की शिक्षण योजना बनानी है। तो सबसे पहला जो इसमें कॉलम आता है उस कॉलम का नाम है अवधारणा का क्षेत्र। साथियों, अवधारणा का क्षेत्र का मतलब ये है कि जब हम किसी कक्षा से संबंधित किसी पाठ्य वस्तु को पढ़ाने शुरुआत करते हैं तो उस समय हमारी पुस्तक में ही ये अवधारणा के क्षेत्र दिए होते हैं कि हम उन बच्चों को इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या पढ़ाना चाहते हैं, क्या क्या सिखाना चाहते हैं। तो जैसे कि मैंने पाठ 2 पूर्ण संख्याओं का एक उदाहरण लेकर आपको बताने की कोशिश की है। इसमें अवधारणा का क्षेत्र है संख्या रेखा पर प्रदर्शन। पूर्ण संख्याओं का हम संख्या पट्टी पर या संख्या रेखा पर प्रदर्शन करेंगे और पैटर्नों का अवलोकन और उसके बाद पूर्ण संख्या के कुछ गुण, जैसे पूर्ण संख्याएं क्रम विनिमय नियम का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, उनका योग साहचर्य नियम का पालन करता है। तो ये कुछ अवधारणा के क्षेत्र हैं जो कि हम पाठ पढ़ाने के पहले ही जो हम मन में एक अवधारणा विकसित करते हैं। जैसे हम हिंदी के लिए पाठ योजना बना रहे हैं तो कोई कविता के बारे में यदि हम बताएं, कोई कविता है तो उस कविता के द्वारा हम बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं वो हम अवधारणा के क्षेत्र में लिखेंगे। जैसे कोई कविता है मान लीजिए और उसके लिए अवधारणा का क्षेत्र क्या आएगा कि बच्चे लय तो तान को समझें, उसके अनुसार हाव भाव के साथ कविता का पाठ कर सके, ये हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा कॉलम एकदम स्पष्ट है, किस पाठ के लिए आप पाठ योजना तैयार कर रहे हैं, शिक्षण योजना आप बना रहे हैं, उस पाठ का नाम पाठ 2 पूर्ण संख्याएं। इसके बाद पेडागोजिकल प्रक्रिया। ये पेडागोजिकल प्रक्रिया का मतलब पहले हम सुनते हैं, समझते हैं। पेडागोजिकल प्रक्रिया का मतलब होता है विद्यार्थी जो लगातार सीखते हैं तो विद्यार्थियों के सीखने में उनके घर वालों का, उनके समुदाय का, उनके शिक्षक का, उनके माता पिता का, सभी कुछ न कुछ योगदान होता है। तो विद्यार्थियों के सीखने में शिक्षकों का क्या योगदान है, वो है हमारी सिखाने की प्रक्रिया। विद्यार्थियों को हम किन प्रक्रियाओं के द्वारा सिखाएंगे वो भी हम तय कर लेते हैं पहले से। जैसे ये पाठ 2 पूर्ण संख्याएं हैं तो इनमें हम क्या किस तरीके से उनको सिखाएंगे, तो हम उनके दैनिक जीवन की कुछ समस्याओं को लेकर उनको ये पूर्ण संख्याएं सिखाएंगे और फिर हम कुछ पैटर्न बनवाएंगे। पैटर्न बनवाएंगे मतलब 2 धन 3 बराबर 5, 2 धन 4 बराबर 6, 2 धन 5 बराबर 7। मतलब 2 को हमने एक समान रखा, 3 4 5 ये बढ़ाते गए तो उत्तर भी 1 बढ़ता जाता है। ये कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं। तो पैटर्नों के द्वारा हम इन पूर्ण संख्याओं कुछ नियम बनवा देते हैं। ये होती है पेडागोजिकल प्रक्रियाएं। किसी भी अवधारणा को विकसित करने से पहले उस अवधारणा से संबंधित विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर चर्चा करना, जो वो जानते हैं उस पूर्व ज्ञान पर चर्चा करके फिर हम अपने इस पाठ की शुरुआत करते हैं। तो दैनिक जीवन में जो समस्याएं उनके सामने रोज आती हैं उन समस्याओं को हम एग्जाम्पल लेके अपने पाठ की शुरुआत करेंगे। जैसे हिंदी में कोई कविता का आप शिक्षण योजना बना रहे हैं तो उस कविता
में किस चीज का वर्णन किया है। मान लीजिए उस कविताओं में जानवरों या पक्षियों की बोलियों का वर्णन किया है जो वो रोज सुनते हैं, तो इसमें पेडागोजिकल प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, मतलब प्रस्तावना के अंतर्गत आएगा कि हमने बच्चों को उनके द्वारा सुने जाने वाली जानवरों की बोलियों के बारे में प्रश्न पूछे। ये उनके पूर्व ज्ञान से जुड़ने के बाद उनको हम पाठ की शुरुआत करते हैं। इसके बाद सहायक शिक्षण सामग्री टीएलएम। तो इस पाठ के लिए हमें संख्या रेखा पट्टी और पैटर्न चार्ट की आवश्यकता है। हिंदी में यदि हम किसी जानवरों या पक्षियों की बोली वाला पाठ उनको पढ़ा रहे हैं तो हमें उन जानवरों के चित्रों की आवश्यकता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है वो है लर्निंग इंडिकेटर। लर्निंग इंडिकेटर का मतलब होता है कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को क्या क्या सिखाया जा सकता है, विद्यार्थी ने क्या क्या सीखा, विद्यार्थी अब क्या क्या कर सकता है, ये है लर्निंग इंडिकेटर। तो हम इतना जब उसको बता देंगे, दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करा देंगे, पैटर्नों के द्वारा नियम बना देंगे, तो बच्चा क्या क्या कर लेगा, ये है लर्निंग इंडिकेटर, जिनको हम चेक भी करते हैं कि वो संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को अब जानने लगा है। यदि हम एक संख्या रेखा बना देंगे तो वो ये जानता है कि संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या कुछ स्थान पर होगी। छोटा या बड़े निशान का उपयोग हमें उसको सिखाएंगे तो वो भी वो जानने लगेगा कि छोटे का निशान कहाँ लगता है और बड़े का निशान कहाँ लगता है। ऐसी कुछ लर्निंग इंडिकेटर्स होते हैं जो बच्चों की क्षमताओं के बारे में हम विकसित करते हैं कि बच्चे ने क्या क्या जान लिया है और अब उसे और क्या क्या जानना है। इसके बाद मूल्यांकन के लिए गतिविधियां एवं प्रश्न। तो इसमें इसमें हम कुछ पाठ के जो बीच में पहेली और बूझों के बीच में जो प्रश्न चलते रहते हैं पाठ्य पुस्तक में, उन प्रश्नों में तो भी हम यहाँ लिख सकते हैं, या छोटे छोटे प्रश्न पाठ्य पुस्तक के बॉक्सेस में दिए होते हैं वो भी हम यहाँ लिख सकते हैं। और कुछ प्रश्न आप मन से भी लिख सकते हैं, जो भी आप प्रश्न उनको देना चाहें, जैसे 3272 धन 2578, ये प्रश्न बन गया। इसको जोड़ने को आप उनको दे सकते हैं, घटाने को दे सकते हैं, पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत गुणा करने और भाग करने को भी आप दे सकते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो कॉलम है, वो है आओ करके सीखें घर में खेल खेल में। साथियों, घर वो जगह होती है जहां बच्चों को ऐसी परिस्थितियां मिलती है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। घर में दैनिक जीवन में जो गतिविधियां चलती रहती हैं उनसे विद्यार्थी के मन में रुचि भी उत्पन्न होती है और सीखने के लिए उसके मन में जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है। तो विज्ञान विषय में यदि हम शिक्षण योजना बना रहे हैं तो आप उन्हें कुछ प्रयोग करने के लिए घर पर, ऐसे प्रयोग जिसमें उसके लिए कोई हानि ना हो, साधारण से प्रयोग वो वहां पर लिख सकते हैं आप आओ करके सीखे में। गणित में भी जैसे हमने कहा हम पूर्ण संख्याओं के बारे में सिखा रहे हैं, तो आप शाम को जब घर जाएंगे बच्चे से, ऐसा हमने कहा घर जब शाम को आप जाएंगे तो हर घर में 4 या 5 घरों में जितने जितने भी सदस्य हैं, जितने मेंबर्स हैं, उन सब मेंबर्स को एक कागज पर लिखेंगे और उन सबको जोड़ के हमें बताएंगे कि आपके मोहल्ले की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बच्चे को रुचि उत्पन्न होती है, वो अपने आप को भी एक सर्वे करता समझता है। तो ये आओ करके सीखे वाले कॉलम में ऐसे कुछ हमें इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स उनको देना है, कुछ रुचिकर प्रयोग उनको देना है, उसको हमें यहाँ पर लिखना है। और सबसे आखिरी कॉलम होता है लर्निंग आउटकम्स, जो कि राज्य शिक्षा केंद्र ने पहले से ही डिसाइड किए हुए हैं कि जब ये इतना आप पढ़ा दोगे तो बच्चे को क्या क्या आने लगना चाहिए। लर्निंग इंडिकेटर और लर्निंग आउटकम में सबसे बड़ा अंतर ये है कि बच्चा क्या कर पाता है, वो लर्निंग इंडिकेटर है, और बच्चे को क्या करना चाहिए था, वो लर्निंग आउटकम है। तो लर्निंग आउटकम इस पाठ का है कि वो बड़ी से बड़ी संख्याओं पर भी जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग की संक्रियाएं कर लेगा। ये लर्निंग आउटकम्स आपको जो हैंडबुक मिली है उसमें बड़े स्पष्ट दिए हैं, तो इसको आप मन से नहीं भर सकते। इस वाले कॉलम को टीचर हैंडबुक में से या आपकी पाठ्य पुस्तक में भी शायद लर्निंग आउटकम्स दिए हैं, और विद्यालयों में भी फ्लैक्स बन के बटने के लिए हमें प्राप्त हुए थे, तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो इस शिक्षण योजना में जो 9 कॉलम है, इन पर मार्किंग होना है। मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि सबसे अच्छी, जितने भी अच्छी तरीके से आप इस शिक्षण योजना को बना सकें, ताकि हमारे जनशिक्षा केंद्र से, हमारे नगर से
ठीक है, वहां पर कुछ शिक्षक जाएं जिला स्तर पर और उसके बाद राज्य स्तर पर, ताकि वो अपनी शिक्षण प्रतिभा को सबके सामने बता सकें, प्रकट कर सकें। तो इन 9 कॉलम्स में सबसे महत्वपूर्ण जिस पर मार्किंग सबसे ज्यादा मार्किंग होना है वो दो है, लर्निंग इंडिकेटर और आओ करके सीखें। यहाँ पर आपकी कल्पनाशीलता की परीक्षा होती है कि आओ करके सीखे में हम किस प्रकार के प्रयोग बच्चों को देंगे, क्योंकि वाक्य तो सेम है, सब लोग यही लिखेंगे, संख्या रेखा प्रदर्शन, अवलोकन, गुण, ये सब कॉलम जो है अधिकांश कॉमन रहेंगे। जहां मार्किंग वाला जो कॉलम है वो है आओ करके सीखें, खेल खेल में घर में। यहाँ पर आप अपनी कल्पनाशीलता का परिचय दें और इस कॉलम में इतने अच्छे रुचिकर प्रयोग लिखें कि हाँ बच्चा भी उस प्रयोग को करके जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं उनको प्राप्त कर सके। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था गणित के लिए पाठ 2 की पूर्ण संख्याओं के ऊपर। ये शिक्षा योजना का एक प्रारूप था जिस पर हमें शिक्षा योजना बनानी है और निर्देश के अनुसार तो राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश के अनुसार तो हम जितने भी कक्षाओं में गणित विषय पढ़ाते हैं या विज्ञान विषय पढ़ाते हैं उन सभी कक्षाओं के सभी अध्यायों की सभी पाठों की हमें एक शिक्षण योजना बनानी है। तो ये एक पेज में आ जाएगा। इसके बाद अगले पेज में आप फिर से ये 9 कॉलम बना के फिर से ये अगले पाठ के लिए कर सकते हैं, उसके बाद अगले पाठ के लिए कर सकते हैं। बीच में एक कॉलम मिस कर गए, अनुमानित समय। एएलएम प्रणाली में 90 मिनट कालखंड होता है, तो ये पाठ आप कितने कालखंड में पूरा कर लेंगे, तो वो 6 कालखंड इसके लिए हमारे अनुसार निर्धारित समय, अनुमानित समय होना चाहिए। बाकी सबकी क्षमता अलग अलग होती है, सीखने की भी और सिखाने की भी, तो ये भी आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके बच्चे अधिक समय में सीखेंगे तो आप यहाँ पे 8 कालखंड भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि आपके बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो आप यहाँ पे 4 कालखंड भी कर सकते हैं। तो ये 9 कॉलम, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 9 कॉलम आपके लिए एग्जाम्पल है कि ऐसे हमें हर पाठ के लिए इन 9 कॉलम्स के अंतर्गत ही पाठ योजना बनानी है। जैसे हम बीएड और डीएड में बनाते थे वैसी हम पाठ योजना, शिक्षण योजना यहाँ पर नहीं जमा करनी है, अदरवाइज वो सबमिट नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, शायद रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि इन 9 कॉलम्स में ही अच्छे से अच्छे तरीके से इन हम पाठ योजनाओं का निर्माण कर सकें। इन 9 कॉलम्स के अंतर्गत ही हमें अपनी पाठ योजना के लिए बनाना है। साथियों, दूसरी बात जो हमारे सामने आती है वो ये है कि हम किस विषय का शिक्षण योजना तैयार करें, क्योंकि हम में से अधिकांश लोग जो प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में अध्यापन करते हैं वो ऑलराउंडर होते हैं, हर फनमौला होते हैं और हम सभी को सभी विषय पढ़ाने भी पड़ते हैं। इसलिए हम किस विषय के लिए नियुक्त हैं या हम किस विषय का अध्यापन करते हैं वो ठीक है, लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र के अनुसार जिस विषय के लिए पाठ्य योजना या शिक्षण योजना बनाना तय किया गया है उन्हीं विषय के लिए हमें शिक्षण योजना बनानी है, अदरवाइज फिर से वो रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र में उल्लेख किया गया है। तो किस विषय के लिए हम शिक्षण योजना बनाएंगे, कृपया उसको ध्यान से सुन लें। उस पत्र में भी इसका उल्लेख है। यहाँ पर प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला में कितने शिक्षक पदस्थ हैं उस आधार पर, उस अनुपात के अनुसार हमें विषय निर्धारित किए गए। तो यहाँ पर मैंने उसका एक चार्ट बनाया है। यदि प्राथमिक शाला में केवल एक ही शिक्षक पदस्थ है, केवल एक शिक्षक यदि प्राथमिक शाला में पदस्थ है तो वो गणित का ही शिक्षण योजना तैयार करेगा, भले ही वो किसी विषय का भी अध्यापन करते हो या किसी विषय के भी वो शिक्षक हो। लेकिन यदि एक शिक्षक है केवल शाला में तो वो गणित विषय का ही शिक्षण योजना तैयार करेंगे, चाहे प्राथमिक शाला में हो और चाहे माध्यमिक शाला में हो। इसी प्रकार से अगर किसी विद्यालय में 2 शिक्षक पदस्थ हैं, किसी प्राथमिक शाला में अगर 2 शिक्षक पदस्थ हैं या किसी माध्यमिक शाला में अगर 2 शिक्षक पदस्थ हैं, तो उनमें से एक शिक्षक गणित का और दूसरा शिक्षक हिंदी की शिक्षण योजना बनाएगा। बाकी विषयों से उन शिक्षकों को कोई मतलब नहीं रहेगा और बाकी किसी विषय का वो बना भी नहीं सकते।
यदि हम ये चाहते हैं कि हमारी शिक्षण योजना आगे तक जाए और हम उस पुरस्कार के, उस पारितोषिक के लिए अपने आप को समर्थ बना सकें, सक्षम कर सकें, तो इन नियमों का हमें पालन करना होगा। साथियों, 2 शिक्षक यदि पदस्थ हैं, तो गणित, उनमें से एक गणित का और दूसरा शिक्षक हिंदी की शिक्षण योजना तैयार करेगा। इसके बाद किसी विद्यालय में अगर 3 शिक्षक हैं, तो प्राथमिक शाला के वो 3 शिक्षक, उनमें से एक गणित, दूसरा हिंदी और तीसरा पर्यावरण अध्ययन के लिए ही शिक्षण योजना तैयार करेगा। उस विद्यालय से अंग्रेजी की शिक्षण योजना तैयार नहीं की जाएगी। इसी प्रकार यदि माध्यमिक शाला में 3 शिक्षक पदस्थ हैं, तो वो भी आपस में एडजस्टमेंट करके एक गणित, दूसरा हिंदी और तीसरा विज्ञान का शिक्षण योजना तैयार करेगा। वहां पर ये वाला कोई मैटर नहीं होगा कि हम तीनों ही गणित के हैं, या हम में से 2 गणित का है, या हम में से 2 अंग्रेजी के हैं। ये बात वहां पर इसलिए मैटर नहीं करती क्योंकि आज शिक्षा केंद्र के पत्र में जैसा उल्लेख है, हमें वैसा ही उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक शिक्षक गणित का, दूसरा हिंदी का और तीसरा विज्ञान का शिक्षण योजना तैयार करेगा। इसके बाद यदि किसी विद्यालय में 4 शिक्षक पदस्थ हैं, तो उन 4 में प्राइमरी में तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि 4 ही विषय होते हैं और 4 ही शिक्षक हैं, तो वो आपस में एडजस्टमेंट करके एक-एक विषय का शिक्षण योजना बना लेंगे। लेकिन अगर माध्यमिक शाला में 4 शिक्षक पदस्थ हैं और तो वहाँ विषय होते हैं 6, तो वहाँ जो 2 विषय नहीं बनाए जाएंगे वो है अंग्रेजी और संस्कृत। मतलब उन 4 शिक्षकों में आपस में गणित, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, इन विषयों में से उन्हें आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके शिक्षण योजनाएं तैयार करनी होगी। 5 शिक्षक यदि पदस्थ हैं, तो प्राइमरी में कोई भी एक विषय डबल हो सकता है। नॉर्मली गणित को ही डबल करना चाहिए, क्योंकि हमने शुरुआत जहां से गणित से की थी। तो अगर प्राइमरी में 5 शिक्षक हैं, तो गणित, हिंदी, पर्यावरण, इंग्लिश और 5वां शिक्षक फिर से गणित की पाठ्य योजना बना सकता है। लेकिन कोई आवश्यक नहीं है, चाहे तो हिंदी आप 2 कर लें, क्योंकि 4 से ज्यादा शिक्षक यदि हैं, तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद माध्यमिक शाला में यदि 5 शिक्षक हैं, तो संस्कृत को छोड़ दिया जाएगा। एक शिक्षक गणित, दूसरा हिंदी, तीसरा विज्ञान, चौथा सामाजिक विज्ञान और 5वां इंग्लिश, इन 5 विषयों की शिक्षण योजनाएं तैयार करेगा। और अगर 6 शिक्षक हैं, तो फिर ना कोई प्रॉब्लम प्राथमिक शाला में हो और ना कोई प्रॉब्लम माध्यमिक शाला में है। इसमें फिर हमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने अपने विषय जो भी आपको उचित लगता है, उस विषय की आप पाठ्य योजना, शिक्षण योजना तैयार करके सबमिट कर सकते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम और जो आ सकती है, वो है एक परिसर एक शाला वाली विद्यालयों। यदि कोई प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक माध्यमिक शाला में भी अध्यापन करता है, तो राज्य शिक्षा केंद्र की मंशा के अनुसार उसको उस विषय की भी शिक्षा योजना तैयार करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कोई नियम उसमें उल्लेखित नहीं है। इसलिए यदि ईपीईएस एक परिसर एक शाला वाले स्कूल हैं, तो हमें अपनी खुद की इच्छा के अनुसार, अपने खुद के मन से जिस विषय का हम अध्यापन करते हैं, उस विषय का हमें शिक्षण योजना बनानी चाहिए। यदि माध्यमिक शाला के कोई शिक्षक प्राथमिक शाला में किसी विषय का अध्यापन करते हैं, किसी क्लास का अध्यापन करते हैं, तो उनको भी यही प्रक्रिया है कि उनके लिए भी उस प्राथमिक शाला के उस कक्षा के लिए पाठ्य योजनाएं बनानी चाहिए। साथियों को थोड़ी जानकारी थी, इसमें जो भी आपको अच्छा लगे वो आप अपने पास रख लें, और जो भी आपको गलत लगे या ना लेने योग्य लगे तो उसके लिए क्षमा करें। और यदि आपको भी जानकारी सही लगी हो तो इसको नोट कर ले, और इस स्क्रीनशॉट इसका भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इसमें शिक्षकों की विषयवार शिक्षण योजना के बारे में जानकारी बताई गई। यदि आपको ये जानकारी सही लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और इस चैनल को मेरे आगे बढ़ने में सहायता करें। धन्यवाद।